हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? देखिए, लगातार रूप से जो विद्यालय से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उस पर लगातार रूप से अध्ययन का कार्य है वो आप जारी रखो। समस्या कोई भी आती है, समाधान उसका विद्यालय से आप ले सकते हैं। हाँ, देखिए 5 लेसन हम पढ़ चुके हैं। 5 लेसन के 5th लेसन के 2 पार्ट थे जो मैं दोनों आपको करा चुका हूँ, ठीक है। और 6th लेसन है आपके पास ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर। मतलब है कि साहित्य के संदर्भ में पठन पाठन किस प्रकार से पढ़ा कैसे जाता है साहित्य को, लिटरेचर को, ठीक है। वो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण जो लेखक ने मानी है कि साहित्य को पढ़ने में मतलब कैसे सक्षम हो सकता है व्यक्ति, ठीक है। तो उसके बारे में लेसन आपका है। देखिए, सबसे पहले हम ऑथर के बारे में और लेसन के बारे में पढ़ लेते हैं। लेफकार्डियो हार्न के द्वारा लेसन लिखा गया है। 1850 to 1904 was an author of international fame and is best known for his writings about जापान। इनका जन्म 1850 में और डेथ 1904 में हुई थी। was an author of international fame, ये एक अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त लेखक थे। एंड इज बेस्ट नोन फॉर हिज राइटिंग्स अबाउट जापान, और जापान के बारे में उनकी लेखन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। In this essay, Lafcadio Hearn defines the concept of reading with its meaning, process and aim। देखिए, इनका मानना है कि साहित्य को पढ़ने से मतलब है कि शब्द की मीन को, उसके अर्थ को समझते हुए, ठीक है, उसके कंसेप्ट को, उसकी अवधारणा यही है कि मीन को और उसकी प्रोसेस को, प्रक्रिया को और उसके लक्ष्य को समझते हुए पढ़ा जाए। यही लिटरेचर की मुख्य अवधारणा है। The author makes a distinction between the motives of a great critic and a common person। जो ऑथर है वो एक महान आलोचक और एक सामान्य व्यक्ति के बीच में जो डिस्टिंक्शन है, जो मतलब उनके बीच में जो फ़र्क है उसको बताता है, भेदन करता है, उनके बीच में भेदभाव करता है या भेद बताता है। States that a great and scientific book contains universal truth and sublime ideas that are applicable in every age। इनका मानना है कि जो एक अच्छी बुक होती है साइंटिफिक ट्रुथ को रखती है, ठीक है, उसमें यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य पाए जाते हैं, सबलाइम आइडियाज़ और अच्छे विचार मिलते हैं आपको, उचित विचार, ठीक है, और दैट आर एप्लीकेबल इन एवरी एज, जो कि आप प्रत्येक आयु में, प्रत्येक समय आप मतलब कोई भी एज हो उनको आप अप्लाई कर सकते हो अपने जीवन में। एट एवरी एडिशनल टाइम ए ग्रेट बुक अनफोल्ड्स टू ए रीडर ए न्यू मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन दैट लीव्स ए परमानेंट इम्प्रेशन ऑन हिज हर माइंड। एट एवरी एडिशनल टाइम मतलब प्रत्येक अतिरिक्त समय, मतलब जब भी, जितनी बार भी आप उस किताब को पढ़ोगे, ए ग्रेट बुक अनफोल्ड्स टू द रीडर ए न्यू मीनिंग। तो जो एक अच्छी किताब होगी वो लेखक को, जो पाठक है, उसको एक नया अर्थ, इंटरप्रिटेशन, एक नई व्याख्या प्रदान करती है। दैट लीव्स परमानेंट इम्प्रेशन ऑन हिज माइंड, जो कि पाठक के दिमाग पर एक परमानेंट इम्प्रेशन मतलब एक अमिट छाप छोड़ती है, स्थायी प्रभाव छोड़ती है, ठीक है। हाँ भाई, ये था आपका लेसन के बारे में कि लेसन किसके बारे में है, लिटरेचर की रीडिंग के बारे में, लिटरेचर को कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये बताते हैं कि क्या प्रत्येक व्यक्ति है वो लिटरेचर को पढ़ सकता है, साहित्य को पढ़ सकता है। देखिए, ऑथर के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं। वेरी फ्यू पर्सन नोज हाउ टू रीड। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से पढ़ा जाता है। कंसिडरेबल एक्सपीरियंस विद लिटरेचर इज नीडेड बिफोर टेस्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन कैन पॉसिबली बी एक्वायर्ड। कंसिडरेबल एक्सपीरियंस मतलब एक अच्छा अनुभव विद लिटरेचर, साहित्य के साथ में एक अच्छा अनुभव जरूरी होता है, नीडेड होता है। बिफोर टेस्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन कैन पॉसिबली बी एक्वायर्ड, किससे पहले कि आदमी रुचि
मतलब अपना टेस्ट और अपना डिस्क्रिमिनेशन की अंतर कर सके, डिस्क्राइब कर सके, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन कर सके, तो दो चीज़ों के बीच में अंतर करने से पहले कम से कम उसको साहित्य पढ़ने का एक अच्छा अनुभव होना चाहिए। एंड विदाउट दीज इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू लर्न हाउ टू रीड, और इनके बिना ये समझना, ये जानना लगभग असंभव है कि पढ़ा कैसे जाता है। ऐसे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, मैंने कहा कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, कि लगभग असंभव है बिना अच्छे अनुभव के साहित्य को पढ़ पाना, दो के बीच में तुलना कर पाना, ये लगभग असंभव है। सिंस देर आर सम रेयर मैन वो थ्रू ए काइंड ऑफ इनहेरिटेड लिटरेरी इंस्टिक्ट आर एबल टू रीड वेरी वेल इवन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स। इसने क्या कहा कि लगभग असंभव है, पूर्णतः असंभव नहीं है, क्योंकि सिंस देर आर सम रेयर मैन, क्योंकि कुछ ऐसे दुर्लभ व्यक्ति भी हैं, वो थ्रू ए काइंड ऑफ इनहेरिटेड लिटरेरी इंस्टिक्ट, जो कि इनहेरिटेड होता है जन्मजात, विरासत में मिली हुई, जो लिटरेरी इंस्टिक्ट है, जो साहित्यिक अंतः प्रेरणा होती है जन्मजात, उसके द्वारा आर एबल टू रीड वेरी वेल, बहुत अच्छे से साहित्य को पढ़ने में योग्य हो जाते हैं, इवन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25, यहाँ तक कि 25 साल की उम्र तक पहुँचने से पहले ही बहुत सारे लोग साहित्य को पढ़ने में योग्य हो जाते हैं। लेकिन उसके पीछे उनकी विरासत में मिली हुई, मतलब पैतृक एक अंतः प्रेरणा होती है जीवन में, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि कौन लोग हैं जो लगभग 25 साल से पहले ही साहित्य को पढ़ने में सक्षम हो जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया लेसन से। बट दीज आर ग्रेट एक्सेप्शंस एंड आई एम स्पीकिंग ऑफ द एवरेज। लेकिन ये जो लोग होते हैं ये बहुत बड़े अपवाद होते हैं, एंड आई एम स्पीकिंग अबाउट द एवरेज, और मैं यहाँ पर औसत लोगों की या सामान्य लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अपवाद को छोड़कर। फॉर टू रीड द कैरेक्टर्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द टेक्स्ट डज नॉट मीन रीडिंग इन द ट्रू सेंस, क्योंकि टू रीड द कैरेक्टर्स ऑफ द लेटर्स, शब्दों के वर्णों को या उनकी भाषा को पढ़ लेना, सिर्फ उनकी जो उनका कैरेक्टर है या किस प्रकार से वो लिखे गए हैं उनकी शैली को पढ़ लेना, और लेटर्स ऑफ द टेक्स्ट डज नॉट मीन रीडिंग इन द ट्रू सेंस, सिर्फ उन शब्दों को पढ़ लेना ही रीडिंग नहीं होता है, उनका सिर्फ उच्चारण कर लेना ही अध्ययन नहीं कहलाता है। वास्तविक अर्थों में, ट्रू सेंस में, यू विल ऑफन फाइंड योर सेल्फ इज रीडिंग वर्ड्स और कैरेक्टर्स ऑटोमेटिकली, इवन प्रोनाउंसिंग दैम क्वाइट करेक्टली, while your minds are occupied with a totally different subject। ये क्या कह रहा है? You'll often find yourself as, तुम अपने आप को प्राय पाते हो, आप देखते हो कई बार, क्या देखते हैं? रीडिंग वर्ड्स और कैरेक्टर्स ऑटोमेटिकली, कि आप शब्दों को, वर्णों को ऑटोमेटिकली, स्वाभाविक रूप से अपने आप ही पढ़ लेते हो, इवन प्रोनाउंसिंग दैम क्वाइट करेक्टली, और यहाँ तक कि आप उनका प्रोनाउंसिएशन, उनका उच्चारण बहुत ही शुद्ध तरीके से करते हो। वाइल योर माइंड आर ऑक्यूपिड विद ए टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट, जबकि आपका जो मस्तिष्क है वो पूर्णतः किसी डिफरेंट सब्जेक्ट में ऑक्यूपिड होता है या अलग कार्य से जुड़ा होता है, फिर भी आप उस शब्द का प्रोनाउंसिएशन आप बहुत अच्छे से कर पाते हो। देखिए, ये उदाहरण के तौर पर मैं समझा सकता हूँ कि मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आपका जो मस्तिष्क है वो गाड़ी चलाने में, ड्राइविंग करने में व्यस्त है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई शब्द दिखाई देता है तो आप उसको पढ़ लेते हो, आप उसका उच्चारण भी कर लेते हो, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि आप उसको साहित्यिक रूप से उसकी एक मूर्त रूप दे सको, ठीक है। तो सिर्फ उस शब्द को पढ़ लेना ये साहित्य नहीं कहलाता है, ठीक है। ये आपने सिर्फ उसका उच्चारण किया है। दिस मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग becomes altogether automatic at an early period of life and can be performed irrespective of attention। ये जो
दिस मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग, ये जो रीडिंग की जो प्रक्रिया है, ये जो अध्ययन की प्रक्रिया है, बिकम्स ऑल टुगेदर ऑटोमेटिक एट एन अर्ली पीरियड ऑफ लाइफ, ये जीवन के शुरुआती दौर में ही ये ऑल टुगेदर ऑटोमेटिक मतलब स्वतः ही साथ चलने लग जाती है, किसी अन्य कार्य के साथ साथ हम रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन एंड कैन बी परफॉर्म्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ अटेंशन, और ये इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं, इस कार्य को हम कर सकते हैं विदाउट पेइंग अटेंशन, मतलब बिना किसी अटेंशन के लिए, मतलब हम बिना कोई ध्यान केंद्रित किए हम किसी भी चीज़ को पढ़ तो सकते हैं, कम से कम उसका उच्चारण कर सकते हैं, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत नहीं होती है। Neither can I call it reading or reading to extract the narrative portion of a text from the rest simply for one's personal amusement, or in other words, to read a book for the story. Neither can I call it reading to extract narrative portion, और ना ही ये कह रहा है, ना ही मैं किसी भी नैरेटिव पोर्शन को, नैरेटिव होता है कथा या कहानी का कोई भाग है, उसको भी मैं रीडिंग करना नहीं कहूँगा कि आपने कोई कहानी की किताब उठा ली, ठीक है, उसको आप पढ़ने लग गए, तो ये रीडिंग नहीं है। पोर्शन ऑफ ए टेक्स्ट फ्रॉम द रेस्ट सिंपली फॉर वंस पर्सनल अम्यूजमेंट, क्योंकि आप उसको सिर्फ अपने पर्सनल अम्यूजमेंट के लिए, अम्यूजमेंट होता है मनोरंजन, पर्सनल मतलब व्यक्तिगत रूप से आप अपना मनोरंजन करने के लिए आप उसका अध्ययन कर रहे हो, तो इसे मैं अध्ययन नहीं कहूँगा पूर्ण रूपेण, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स, या दूसरे शब्दों में, टू रीड ए बुक फॉर द स्टोरी, या अन्य शब्दों में मान लो कि आप किसी किताब को एक कहानी के तौर पर पढ़ रहे हो, तो उसे साहित्यिक अध्ययन नहीं कहा जा सकता। Yet most of the reading that is done in the world is done in exactly this way, लेकिन फिर भी most of the reading, ज़्यादातर जो अध्ययन कार्य है वो बुक्स रीडिंग दैट इज डन इन द वर्ल्ड, जो संसार में ज़्यादातर अध्ययन कार्य किया जाता है, इज डन इन दैट वे, ये इसी तरीके से किया जाता है कि लोग सिर्फ, लगभग लोग किताबों को सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। Thousands and thousands of books are bought every year, every month, I might even say every day, by people who do not read it at all. Thousands of thousands, हजारों की संख्या में, थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ बुक्स, मतलब हजारों की संख्या में या लाखों की संख्या में जो किताबें हैं वो खरीदी जाती हैं, एवरी ईयर, एवरी मंथ, एंड आई सेड इवन एवरी डे, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक महीने, या मैं कहूँ कि प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में किताबें खरीदी जाती हैं, एंड बाय द पीपल हु डज नॉट इवन रीड इट एट ऑल, और ऐसे लोगों के द्वारा जो इनको पढ़ते ही नहीं हैं। दे ओनली थिंक दैट दे रीड, वो सिर्फ ये मानते हैं कि उन्होंने इस चीज़ को पढ़ लिया है, ठीक है। दे बाय बुक्स जस्ट टू अम्यूज देमसेल्व्स, टू किल टाइम एज दे कॉल इट, वो किताबें खरीदते हैं सिर्फ अपना अम्यूजमेंट, अपना मनोरंजन करने के लिए, टू किल टाइम, समय को नष्ट करने के लिए, टाइम पास करने के लिए, एज दे कॉल इट, जैसा कि वो बताते हैं। इन 1 hour or 2 देयर आइज हैव पास्ड और ऑल द पेज, कि मात्र 1 या 2 घंटे में उनकी आंखें हैं वो सभी पेज के ऊपर से हो जाती हैं, सभी पन्नों को पढ़ लेती हैं। एंड there is left in their minds a vague idea or two about what they have been looking at, and this they really believe is reading. जब 1 या 2 घंटे में वो पूरी किताब को पढ़ लेते हैं तो उनके माइंड में सिर्फ एक वैग्यू आइडिया, मतलब एक भ्रामक विचार बचता है, सिर्फ किसी भी वस्तु के बारे में जो उन्होंने पूरी किताब में पढ़ी है, और फिर वो वास्तव में इसी चीज़ को पढ़ना मानते हैं कि उन्होंने किताब को पढ़ लिया है, ठीक है। नथिंग इज मोर कॉमन देन टू बी आस्क्ड हैव यू रीड सच ए बुक, नथिंग इज मोर कॉमन देन टू बी आस्क्ड, उनके लिए सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ क्या हो जाती है उस बुक के बारे में कि वो किसी से भी पूछ सकते हैं, हैव यू रीड सच ए बुक, क्या आपने इस किताब को पढ़ा है। और टू हियर समबडी से, और दूसरा व्यक्ति भी ये कह सकता है, आई हैव रीड सच एंड सच ए बुक, कि मैं ये किताब, इस प्रकार की किताबें पढ़ चुका हूँ,
बट द पर्सन्स डू नॉट स्पीक सीरियसली, लेकिन वो जो लोग होते हैं वो कभी भी इस बात को गंभीरता से नहीं बोलते हैं। आउट ऑफ 1,000 persons who say I have read this or I have read that, there is not one perhaps who is able to express any opinion worth hearing about what he has been reading। हजारों की संख्या में जो लोग ये बोलते हैं कि आई हैव रीड दिस, आई हैव रीड दैट, कि मैं ये किताब पढ़ चुका हूँ, मैं वो पढ़ चुका हूँ, उनमें से परहैप्स शायद देर इज नॉट ओनली ए वन सिंगल वन, कोई एकमात्र ऐसा व्यक्ति भी नहीं होता है, ठीक है, जो कि उस किताब के बारे में वो इज एबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन, जो अपना कोई ओपिनियन दे सके, अपनी राय दे सके, वर्थ हेयरिंग, सुनने लायक, अबाउट व्हाट ही हैज़ बीन रीडिंग, जो पढ़ रहा है उसके बारे में कोई अच्छी राय दे सके, उसके बारे में अपने विचार रख सके। मैनी एंड मैनी टाइम आई हियर स्टूडेंट्स से दैट दे हैव रीड सर्टेन बुक्स। मैनी टाइम मतलब बहुत बार मैंने स्टूडेंट्स को ये कहते हुए सुना है कि वो फला फला किताब को पढ़ चुके हैं, सच एंड सच बुक, इस किताब को पढ़ चुके हैं। बट इफ़ आई आस्क देम सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग द बुक्स, लेकिन यदि मैं उनसे उस किताब से संबंधित कोई सवाल पूछता हूँ, आई फाइंड दैट दे आर नॉट एबल टू मेक एनी आंसर, तो मैं पाता हूँ कि वो कोई आंसर देने में सक्षम नहीं होते हैं। और at best they will only repeat something that somebody else has said about what they think that they have been reading। और सबसे अच्छा क्या होता है, सबसे ज़्यादा वो क्या, at best अधिकतम वो क्या कर पाते हैं कि वो किसी दूसरे के द्वारा जो जवाब दिया गया है, ठीक है, सिर्फ उसको रिपीट करते हैं, उसको दोहराने लग जाते हैं। बट दिस इज़ नॉट पेक्युलियर टू स्टूडेंट्स, लेकिन ये बच्चों के लिए कोई विशिष्ट चीज़ नहीं है, ठीक है। इट इज़ इन ऑल कंट्रीज द वे दैट द ग्रेट पब्लिक डिवोर्स बुक्स। इट इज़ इन ऑल कंट्रीज, ये सभी देशों में, द वे दैट द ग्रेट पब्लिक डिवोर्स बुक्स, कि सभी देशों में ऐसा ही है कि जो जनता है वो किताबों को एक प्रकार से हनन करना, निगलना होता है, डिवोर्स मतलब उनका स्वाद रस लेती है, सिर्फ किताबों का आनंद लेते हैं। आई वुड से दैट द डिफरेंस बिटवीन ए ग्रेट क्रिटिक एंड द कॉमन पर्सन इज चीफली दैट द ग्रेट क्रिटिक नोज हाउ टू रीड एंड दैट द कॉमन पर्सन डज नॉट। आई वुड से, मैं कह सकता हूँ, दैट द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेट क्रिटिक एंड द कॉमन पर्सन, कि एक आम आदमी के और एक ग्रेट क्रिटिक मतलब एक महान आलोचक के बीच में, जो टिप्पणी करते हैं किताबों पर, आलोचना करते हैं, उनके बीच में जो सबसे बड़ा एक फ़र्क है या अंतर है वो यही है, द ग्रेट क्रिटिक नोज हाउ टू रीड एंड द कॉमन पर्सन डज नॉट, कि जो ग्रेट क्रिटिक होता है वो जानता है कि पढ़ा कैसे जाता है, लेकिन जो एक आम आदमी है वो ये नहीं जानता कि किताबों को कैसे पढ़ते हैं। No man is really able to read a book who is not able to express an original opinion regarding the contents of a book। कोई भी व्यक्ति जो किसी किताब के बारे में अपने ओरिजिनल ओपिनियन नहीं दे सकता, अपने वास्तविक जो विचार हैं उनको नहीं रख सकता है, वो किसी भी किताब को पढ़ने में कभी भी सक्षम नहीं हो सकता है। No doubt you will think that this statement of the case confuse reading with study। No doubt, इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। You will think that, तुम ये सोचोगे, this statement of the case confuse reading with study, कि जो मैं कह रहा हूँ इसको रीडिंग और स्टडी, ठीक है, मतलब शिक्षा और अध्ययन से मतलब मैं कुछ कंफ्यूज कर रहा हूँ बीच में कि क्या स्टडी और रीडिंग एक ही चीज़ है या अलग है, क्या फ़र्क है। यू माइट से व्हेन वी रीड हिस्ट्री और फिलोसफी और साइंस देन वी डू रीड वेरी थोरोली मतलब बोलते हैं बहुत ही ध्यानपूर्वक, ठीक है, गंभीरता से। आप कह सकते हो कि जब हम कोई हिस्ट्री, फिलोसफी आदि पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं, तो हम उन चीज़ों को बड़ी ही गंभीरता से पढ़ते हैं।
स्टडिंग ऑल मीनिंग्स एंड बेयरिंग ऑफ द टेक्स्ट, कि हम स्टडिंग ऑफ द मीनिंग्स प्रत्येक अर्थ को समझते हुए और बेयरिंग ऑल द टेक्स्ट और प्रत्येक वर्ड को प्रत्येक अक्षर को समझते हुए हम पढ़ते हैं। स्लोली एंड थिंकिंग अबाउट इट, धीरे धीरे और इसके बारे में समझते हुए हम पढ़ते हैं। दिस इज़ ए हार्ड स्टडी, यह एक गहन अध्ययन होता है। बट व्हेन वी रीड ए स्टोरी और ए पोएम आउट ऑफ क्लास आवर्स वी रीड फॉर अम्यूजमेंट, लेकिन जब आउट ऑफ क्लास आवर्स, क्लास के अलावा जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं या कोई पोएम पढ़ते हैं, इट इज़ फॉर आवर मेयर अम्यूजमेंट, तो ये हमारे अम्यूज़मेंट के लिए, मतलब हमारा मनोरंजन करने के लिए होती है। अम्यूज़मेंट एंड स्टडी आर टू डिफरेंट थिंग्स, मनोरंजन और अध्ययन है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। आई एम नॉट श्योर दैट यू ऑल थिंक दिस, अब मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे विश्वास नहीं है कि आप इस चीज़ को सभी मानते हो या नहीं मानते हो। बट यंग मैन जनरली डू थिंक सो, लेकिन जो युवा व्यक्ति है वो ज़रूर इस चीज़ को मानता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एवरी बुक वर्थ रीडिंग आउट टू बी रीड इन प्रिसाइसली द सेम वे दैट ए साइंटिफिक बुक इज़ रीड। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मतलब एक तर्क के रूप में यदि माना जाए तो एवरी बुक वर्थ रीडिंग, कोई भी पढ़ने लायक अगर किताब है, आउट टू बी रीड ऑन प्रिसाइसली, तो उसको इसी तरीके से संपूर्णता के साथ में पढ़ा जाना चाहिए। द सेम वे दैट ए साइंटिफिक बुक इज़ रीड, जिस प्रकार से एक वैज्ञानिक किताब को पढ़ा जाता है, विज्ञान की किताब को पढ़ा जाता है। नॉट सिंपली फॉर अम्यूजमेंट एंड एवरी बुक वर्थ रीडिंग शुड हैव द सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू इन इट दैट ए साइंटिफिक बुक हैज़, मतलब किसी भी किताब को हमें नॉट सिंपली फॉर अम्यूजमेंट, हमें सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। एंड एवरी बुक वर्थ रीडिंग, और पढ़ने लायक जो भी किताब है उसमें शुड हैव द सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू, उसमें अर्थ है, वैल्यू अर्थ, एक प्रकार से जो अर्थ हैं, ज्ञान है, वो समान मात्रा में होना चाहिए। इन इट दैट ए साइंटिफिक बुक है, जैसे कि एक वैज्ञानिक किताब में होता है, विज्ञान की किताब में। दो द वैल्यू मे बी ऑफ ए टोटली डिफरेंट काइंड, हालांकि जो वैल्यू है, जो अर्थ है, वो बिल्कुल अलग तरीके का हो सकता है, अपनी भाषा से संबंधित हो सकता है, अपनी विषय से संबंधित हो सकता है। फॉर आफ्टर ऑल, क्योंकि अंततः गुड बुक ऑफ फिक्शन और रोमांस और पोइट्री इज ए साइंटिफिक वर्क, क्योंकि कोई भी किताब जो कि फिक्शन की कल्पना की है और रोमांस या रोमांच से भरी हुई और पोइट्री चाहे कविता की है, इज़ ए साइंटिफिक वर्क, ये भी एक वैज्ञानिक कार्य होता है। इट हैज़ बीन कंपोज्ड अकॉर्डिंग टू द बेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मोर देन वन साइंस, इट हैज़ बीन कंपोज, इसको जो कंपोज संपादित किया जाता है, टू द बेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मोर देन वन साइंस, बट स्पेशली अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द ग्रेट साइंस ऑफ लाइफ, द नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर। इसको ना सिर्फ एक विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित, प्रिंसिपल्स पर आधारित इस किताब को लिखा जाता है, जबकि ग्रेट साइंस ऑफ लाइफ, जीवन के सबसे महान जो विज्ञान है उसके आधार पर लिखा जाता है, जैसे कि द नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, मानव जो नेचर है, मानव प्रकृति है, उसकी नॉलेज के आधार पर किताबों को लिखा जाता है। ठीक है भाई, लिटरेचर के अध्ययन के बारे में बताया जा रहा है कि किस प्रकार से आपको अध्ययन करना चाहिए। चाहे कोई भी किताब है, मात्र एक अम्यूज़मेंट के लिए मत पढ़ो उसे। ठीक है, लेसन आपका आधा हो गया है और ये आपका नेक्स्ट आपकी जो वीडियो होगी उसमें करा देंगे। लेसन आप जो भी करो, देखो यहाँ थोड़ी सी समस्या है इसमें, 12th क्लास के इसमें कैमरे की समस्या थोड़ी सी आती है बुक में, बुक कराते समय। ठीक है, तो आप कम से कम बुक लेकर बैठें साथ में। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।